नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ निशा सिंह और आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज इंडिया। दरअसल लगातार जिस चीज का जिक्र हो रहा था, लगातार जिस दिनांक का इंतजार हो रहा था कि आखिरकार कब होगा लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव, कौन होंगे वो तमाम बड़े बड़े नाम, और उन तमाम नामों को हम अपने चैनल के माध्यम से जिक्र भी करें तो ओम बिरला का नाम लगातार सामने आ रहा था। अब जिस तरीके से बीजेपी ने अपने नाम का अनाउंसमेंट कर दिया है, ओम बिरला उनकी तरफ से होंगे और इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। हर बार ये सर्वसम्मति से होता था। 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, 2019 में बीजेपी की सरकार आई थी, तो उन्हें किसी की तरफ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी अध्यक्ष के चुनाव के लिए। लेकिन जब इस बार विपक्ष स्ट्रांग है तो विपक्ष ने कहा कि अगर आप हमको डिप्टी स्पीकर दे दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो हम अध्यक्ष के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो जी बिल्कुल, आप पिक्चर पूरी तरह से तैयार है। सुरेश मेडी कुन्निल सुरेश जो है 8 बार के केरला से सांसद हैं। सबसे बड़ा उनका कार्यकाल अब तक का रहा। उन्हीं के नाम का जिक्र कर भी रहे थे पहले भी कि प्रोटेम स्पीकर में जो है उनका नाम होना चाहिए। तब भी कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन जो है उसने नाराजगी जाहिर की थी। अब जब यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने, बीजेपी ने नहीं मानी इंडिया गठबंधन की बात, तो उन्होंने अब कैंडिडेट उतार दिया। और इतिहास में होगा पहली बार जब चुनाव होगा और मतदान होंगे और वहां पर तमाम सांसद तय करेंगे कि आखिरकार अध्यक्ष कौन होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित भी हैं। अमित, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ होगा, पूरा जो देश इसका गवाह पहली बार बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने निशा। देखिए, देश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है, मतलब आप ये कह सकती हैं कि आजाद भारत में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि आम सहमति के बाद ही लोकसभा स्पीकर जो है वो चुन लिया जाता है, बना दिया जाता है या चुन लिया जाता है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब विपक्ष की ओर से भी और सत्ता पक्ष की ओर से भी, दोनों तरफ से लोकसभा के लिए, लोकसभा स्पीकर के लिए दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़ा किए हैं। आज नॉमिनेशन हो गया है और जब चुनाव होगा तब ये पता चलेगा कि किसकी जीत हुई और किसकी हार। हालांकि आंकड़ों की अगर हम बात करें निशा, तो आंकड़े जो हैं वो सत्ता पक्ष के ज्यादा फेवर में है, विपक्ष के उतने फेवर में नहीं है। यानी कि जो लड़ाई हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखी थी, वो एनडीए और इंडिया वाली, वो लड़ाई अब आपको लोकसभा स्पीकर के पद के लिए भी देखने को मिलेगी, जहां एक तरफ एनडीए होगा और दूसरी तरफ इंडिया होगा। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आंकड़ों में एनडीए जो है वो काफी आगे दिखाई पड़ता है, क्योंकि बीजेपी के पास अकेले ही 240 सांसद हैं और एनडीए को अगर आप मिला दें तो कम से कम नहीं तो 300 के करीब की ये संख्या पहुंच जाती है। और 300 के करीब ये संख्या पहुंचती, तो इसका मतलब ये हुआ निशा कि एनडीए को अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, यानी कि अपने लोकसभा स्पीकर को जिताने के लिए, जिसको उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है, जो कि पहले भी लोकसभा स्पीकर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं ओम बिरला की, तो उनको जीत के लिए कोई बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। और उनकी जो जीत है वो न केवल बहुत आसान जीत नजर आ रही है, बल्कि वो निश्चित भी नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें, तो इंडिया ब्लॉक की ओर से के सुरेश, जैसा कि आपने भी जानकारी दी है कि 8 बार के वो सांसद हैं, दिग्गज नेता हैं, और बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से, तमाम विपक्षी दलों की ओर से ये कहा गया कि भाई आप ऐसा करिए, स्पीकर पद पर हम किसी तरह का कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, आप स्पीकर पद आप खुद ले लीजिए, आप अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक आप स्पीकर तय कर लीजिए, हम उसका समर्थन कर देंगे, लेकिन आप डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो हमें दीजिए। क्योंकि इसके पहले भी यही होता आया है कि डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष के पास होता है। लेकिन इस पर भी जब आम सहमति नहीं बन पाई, तो उसके बाद इंडिया ब्लॉक ने ठाना कि हम भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे और के सुरेश के रूप में अब उम्मीदवार उतार दिया। बिल्कुल, संपर्क हमारा अमित के साथ अभी फिलहाल के लिए टूट गया है, लेकिन लोकसभा स्पीकर की लड़ाई और शक्ति प्रदर्शन पर बात इसलिए आ गई है क्योंकि अब शक्ति प्रदर्शन इतिहास में पहली बार होगा। अमित, बिल्कुल आप अमित फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि विपक्ष की आप ये बात करें, कहीं ना कहीं ओम बिरला का जो पलड़ा है वो ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है, एनडीए गठबंधन ज्यादा पलड़ा उनका ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है, फिर इंडिया गठबंधन में इतना कॉन्फिडेंस आखिरकार क्यों बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब नंबर उनके कम है और एक तरफा जीत कहीं ना कहीं ओम बिरला की दिख रही है, तो फिर वो आखिरकार क्यों अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं? क्या उन्हें उम्मीद है एनडीए के घटक दलों से? देखिए निशा, जैसा कि हम अगर आप ऊपर की हमारी पट्टी देखेंगे तो हम ऊपर टॉप बैंड में चला भी रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर की लड़ाई शक्ति प्रदर्शन पर आई। विपक्ष का जो मेन मसला है, यानी कि जो इंडिया ब्लॉक है, वो ये चाहता है कि हम कम से कम ये तो दिखाएं कि भाई आप इसके पहले जो आसानी से चीजों को ट्रांसफर कर लेते थे, चाहे वो 2014 हो या फिर 2019, वो स्थिति अब नहीं है।
परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। आप अपने मुताबिक अपने हिसाब से अपनी चीजों को आप नहीं कर सकते हैं। अब आपको हमारी जो भूमिका है, यानी कि जो विपक्ष की भूमिका है, उसका सामना भी आपको करना पड़ेगा। इतनी आसानी से आप चीजों को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर ये जो लड़ाई है, ये नंबर गेम की लड़ाई है ही नहीं। निशा, अगर कोई ये समझ रहा है कि नंबर गेम की लड़ाई है और इसमें कोई ये चाह रहा है कि भाई इसमें हम देखेंगे कि स्पीकर किसका बनने जा रहा है, तो ये लड़ाई नंबर गेम की है ही नहीं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लड़ाई है वो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन पर आकर टिक गई है कि भाई हमारी भी ताकत है, हम आपसे कम नहीं है। हो सकता है कि 293 294 का आंकड़ा आपके पास हो, लेकिन आंकड़ा हमारे पास भी है, 232 हम भी हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक के अंदर एक खबर भी सामने आई निशा, आपने देखा होगा कि टीएमसी जो है वो नाराज चल रही थी और टीएमसी को उससे सवाल खड़ा किया गया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमसे किसी तरह की कोई राय नहीं ली है। के सुरेश को उन्होंने खड़ा तो कर दिया, उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन उसके पहले उन्होंने हमसे नहीं पूछा। उनको क्या हमसे नहीं पूछना चाहिए था? इंडिया ब्लॉक के तो हम भी हिस्सा हैं। लेकिन अब ये जानकारी आ रही है निशा कि टीएमसी ने अपनी सहमति जता दी और उन्होंने कहा कि हम इंडिया ब्लॉक को ही समर्थन करेंगे, इंडिया का हम हिस्सा हैं, हम इंडिया के बाहर नहीं है और इसीलिए हमारा समर्थन कांग्रेस पार्टी को है। हालांकि थोड़ी सी नाराजगी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अब वो नाराजगी जो है वो भी दूर हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि ये जो लड़ाई है वो नंबर गेम की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होने जा रही। जो लड़ाई है वो शक्ति प्रदर्शन की लड़ाई होगी, जहां पर विपक्ष भी नंबर ना होने के बावजूद भी अपनी शक्ति का इजहार करते हुए दिखाई पड़ेंगे, अपनी शक्ति को दिखाते हुए नजर पड़ेंगे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एनडीए को भी अब ये समझना पड़ेगा, बीजेपी को भी अब ये समझना पड़ेगा कि भाई स्थितियां जो है वो पहले जैसी नहीं है। अब आप पहले की तरह चीजों को अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। आप देखिए पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में भी डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष के पास नहीं रहा है। और शरद पवार की ओर से एसपी के जो प्रमुख हैं उन्होंने ये बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि भाई डिप्टी स्पीकर का पद कम से कम विपक्ष के पास होना चाहिए था, लेकिन ना उन्होंने 2014 में ऐसा किया, ना उन्होंने 2019 में ऐसा किया, लेकिन इस बार हमें चाहिए। और शरद पवार ने कहा और कांग्रेस पार्टी भी ये कहती रही, राहुल गांधी ने भी कहा था, आपको याद होगा कल उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये आसानी से हमें डिप्टी स्पीकर का पद दे देते, यानी कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है अगर वो विपक्ष के खाते में आ जाता तो हम इसमें चुनाव लड़ने की स्थिति में, लेकिन चुनाव लड़ भी तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन इसके लिए फायदा होता। लेकिन जब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तब हमें मजबूरन जाकर ये फैसला करना पड़ा और हमें अपना जो कैंडिडेट है स्पीकर पद के लिए उतारना पड़ा। बिल्कुल, तो अपना कैंडिडेट तो उतारना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं अमित आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है वो फिलहाल जीतता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने जरूर अपनी बात को पूरा करने के लिए कि भाई अगर आप हमको डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देंगे तो हम आपके सामने कैंडिडेट तो खड़ा कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जीत जो है ओम बिरला की होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके बाद डिप्टी स्पीकर पद का क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो एक तरफा कहीं ना कहीं जो केरल से 8 बार के सांसद वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो विपक्षी है अब वो क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे में तो डिप्टी स्पीकर उनके हाथ से गया ही। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आम सहमति की बात होती है, ये दोनों पद ऐसे हैं जिस पर आम सहमति की कोशिश की जाती है, जिसमें होता यह आया है अब तक कि भाई स्पीकर का जो पद है वो सत्ता पक्ष के पास रहेगा और डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष के पास रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप निशा देख रहे हैं कि सहमति नहीं बन पा रही है। राजनाथ सिंह को बाकायदा इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, कि वो विपक्ष के साथ मिले, बैठे, बातचीत करें, उनसे एक टेबल पर उनको लेकर आए और स्पीकर पद के लिए एक आम सहमति बना पाए, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। और ये भी कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे से इस बारे में कोई बातचीत ही नहीं की है, और जब वो बातचीत कर ही नहीं रहे तो आम सहमति का सवाल ही उठता है। भाई सहमति के लिए आपको हमसे बात करनी पड़ेगी, जब आप हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं तो फिर सहमति किस बात की। जब स्पीकर पद पर कोई सहमति नहीं बनी तो डिप्टी स्पीकर पद पर कोई सहमति बनेगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि डिप्टी स्पीकर पद पर भी कोई सहमति नहीं बन पाएगी। हो सकता है कि उसके लिए भी चुनाव हो, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का पद अब किसी भी सूरत में विपक्ष जो है वो अपने पास चाहता है। वो चाहता है कि अगर स्पीकर आपका बन ही रहा है, वो भी विपक्ष भी इस बात को जानता है कि स्पीकर तो उन्हीं का बनेगा, लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि अगर स्पीकर उनका बनना है तो डिप्टी स्पीकर जो है वो हमारा होना चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी इस पर राजी होगी, ये आप कह सकते हैं कि इसके लिए हम इंतजार करना। लेकिन बीजेपी की बात तो और भी घटक दल है, अगर तमाम मंत्री पद अगर जो उनके घटक दल है उनको उनकी पसंदीदा नहीं दी गए, अध्यक्ष पद भी अब कहीं ना कहीं ओम बिरला के पास ही जा रहा है, लगातार वो 10 सालों से वो अध्यक्ष रहे हैं। तो क्या डिप्टी स्पीकर का पद घटक दलों को देकर टीडीपी को या जेडीयू को, जो भी अगर घटक दलों की जो भी बातचीत होगी उनको देकर कहीं ना कहीं बीजेपी उनके प्रति अपनी लॉयल्टी, अपनी इन तमाम चीजों को दिखाने की कोशिश नहीं करेगी कि देखिए हमने आपको डिप्टी स्पीकर का पद दिया? बिल्कुल बिल्कुल, और यही मुझे लग रहा है, जो निशा आपने कहा मुझे भी यही लग रहा है कि
बीजेपी की ओर से यही सोचा गया होगा कि स्पीकर पद हमें देना नहीं किसी को, ना टीडीपी को देना है, ना हमें जेडीयू को देना है। और अगर ये स्पीकर पद हमें नहीं देना है, स्पीकर अपने पास रखना है, स्पीकर पद जो है हमें अपने पास रखना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है जिस बात की आप संभावना जता रही हैं, वो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो डिप्टी स्पीकर का पद जो है विपक्ष को ना देना चाहें, तो फिर हो सकता है कि टीडीपी या फिर जेडीयू में से किसी एक को, जिसमें टीडीपी की संभावना ज्यादा नजर आ रही है, उसको दे दिया जाए कि भाई ठीक है, स्पीकर हमारा हो गया, डिप्टी स्पीकर आपका हो गया। तो वहां पर एनडीए में एक तालमेल बनाने की कोशिश की जाए, एक समन्वय बनाने की कोशिश की जाए, जो बगावती सुर आने वाले समय में हो सकता है हमें देखने को मिले, वो उस पर काफी हद तक काबू पाया जा सके। तो ये एक रणनीति हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई ये जो लड़ाई है वो नंबर गेम की लड़ाई तो बिल्कुल है ही नहीं। ये लड़ाई सिर्फ ये है कि भाई ताकत में हम आपसे किसी भी सूरत में कम नहीं है। अब आप ये मत सोचिए कि आप जो भी चाहेंगे आप कर लेंगे, आपकी मनमर्जी चलेगी। और विपक्ष जो आरोप लगाता है कि भाई तानाशाही आप चलाते हो, तो वो सब अब नहीं चलने वाली है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी फैसला आप ले रहे हो उसमें विपक्ष की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा अहम है, और विपक्ष से आपको सहमति लेनी पड़ेगी, हमसे आपको बातचीत करनी पड़ेगी। उसके बाद ये स्थिति आगे बढ़ सकती है। और गलतफहमी में अब बीजेपी को नहीं रहना होगा। बीजेपी को ये समझना पड़ेगा कि अब जो सर्कमस्टांसेस हैं वो पहले जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आप जो भी काम करेंगे उसके पहले आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है आज भी देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। 99 सीटें उसने हासिल की है। 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, तो ये पार्टी जो है पिछले 10 साल से लगातार एक बुरे दौर से गुजर रही है। उसके बावजूद भी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। जहां पर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया गया था, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हुआ अभी तक। और अगर कांग्रेस पार्टी किसी एक राज्य से जा रही है तो दूसरे राज्यों में आ जा रही है। तो बीजेपी ने जो नारा दिया था वो नारा भी साकार नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की जो है वो बहुत अहम भूमिका होती है। तो वो जो भूमिका रहती है विपक्ष की, उस भूमिका को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कमतर आंका गया। और यही वजह है कि अब विपक्ष जब मजबूत हुआ है तो वो बताने और जताने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप हमें हल्के में मत लीजिए। हम हो सकता है कि संख्या बल में आपसे कम हो, सभी अपनी बातों को रखने में लगे हुए हैं। विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई अब हम भी हैं, मजबूत हैं, हम भी बिल्कुल लट गाड़ के बैठ गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो लोग कह रहे थे कि भाई आपके पास सीटें तो आ गई 240, लेकिन आप सरकार नहीं बना पाए, आपके पास किंग मेकर कोई और है और अब आपको उसके सामने झुकना पड़ेगा, आपको घुटने टेकने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मोदी ने भी अपने तमाम फैसलों से मैसेज दे दिया कि मोदी किसी के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है, बीजेपी नहीं घुटने टेकने वाले। हालांकि अभी की जो स्थिति अभी फिलहाल यही दिखाई दे रही है। 5 वर्ष जो आने वाले हैं वो बड़े लंबे हैं। वहां पर देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किस तरीके से फैसले लेती है और घटक दल उनका कितना सहयोग करते हैं। लेकिन अभी की स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को साबित करने, और आप जो साबित करने की बात अमित कर रहे हैं, साबित करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो गई है कि ना मंत्री का पद दिया, ना स्पीकर का पद दिया, ना बड़े तमाम पद दिए, और उसके बाद भी घटक दल उनके साथ बने हुए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की, मोदी की, और जिस तरीके से अमित शाह को एक चाणक्य के रूप में देखा जाता रहा कि राजनीति बनाने में वो बेहतरीन है, अव्वल है, तो इस चीज में कहीं ना कहीं बीजेपी आगे रही है, साबित कर दिया उन्होंने। नहीं बिल्कुल, देखिए ये तो मैं कल भी कह रहा था, आपको याद होगा निशा, कि भाई इस पे बीजेपी का कोई सानी नहीं है। भाई रणनीति किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से जो बगावती सुर है उनको कंट्रोल करना है, किस तरीके से अपने जो सहयोगी दल है उनको अपने पाले में करे रहना है, उनको किस तरीके से मना के रखना है। तो ये सब चीजें जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी इसमें बहुत माहिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनको इसमें महारत हासिल है। और यही वजह है कि देखिए आप तमाम तरह की बातें की गई, उसके बावजूद भी टीडीपी या फिर जेडीयू की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। और चाहे वो मंत्रालय की बात हो, चाहे वो मंत्री बनाने की बात हो, बीजेपी ने सारी चीजें अपने तरीके से कर ली, वहां कोई समस्या किसी तरह के सामने नहीं आई। लेकिन विपक्ष तो भाई उसके बीजेपी के कंट्रोल में नहीं है ना। वहां तो राहुल गांधी की चलेगी, वहां तो ममता बनर्जी की चलेगी, वहां तो अखिलेश यादव की चलेगी, वहां अरविंद केजरीवाल की चलेगी। तो वहां वो रणनीति जो है वो अपने हिसाब से बना रहे हैं। हो सकता है पीएम मोदी एनडीए के लिए रणनीति अपने हिसाब से बनाए, लेकिन इंडिया ब्लॉक के लिए रणनीति तो ये नेता बनाएंगे ना। लेकिन सवाल यही है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी जो बगावती सुर ममता बनर्जी के देखने को मिले। और देखिए टीएमसी और कांग्रेस के बीच में तो ये जो लड़ाई है भाई, ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के बीच में लगातार ये कहती रही कि हम अभी भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए ना कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी और टीएमसी का किसी तरह का कोई अलायंस नहीं हुआ, और अलायंस नहीं हुआ उसके बाद फिर वो दोनों चुनावी मैदान में अकेले लड़े। तो कुल मिलाकर की लड़ाई जो है कांग्रेस और टीएमसी के बीच में, ये पुरानी लड़ाई, तो मतलब कहना चाहिए
बीजेपी के एनडीए के घटक दल टूटे ना टूटे, इससे ये लगेगा कि इंडिया ब्लॉक कमजोर हो रहा है। एनडीए गठबंधन का घटक दल टूटे ना टूटे, इंडिया गठबंधन जो है वो जरूर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस दिन जब इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी जीत हासिल की थी चुनाव के दिन की मैं बात करें, जब रिजल्ट सामने आए थे, यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर रणनीति बन रही थी। जो तमाम घटक दल के लोग हैं इंडिया गठबंधन के, वो लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। ममता दीदी किसी और चीज में बिजी थी। आज जिस तरीके से अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर या वहां पर पटल पर नाम रखने को लेकर बात आई, उसमें भी उन्होंने अपनी नाराजगी दिखा दी। तो एनडीए गठबंधन टूटे ना टूटे, लेकिन इंडिया गठबंधन से लगातार बार बार टूट फूट की चीज लगातार सामने आ रही थी। इसमें भी ये लगता है कि अगले 5 सालों तक गठबंधन सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं, देखिए उसके लिए तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। ममता दीदी बहुत एग्रेसिव है, फैसले ले लेती है इमोशंस के साथ में। नहीं, ये जो सवाल आप कर रही है निशा, ये सवाल तो तब भी उठा था जब ये नीतीश कुमार, जिनको इस इंडिया ब्लॉक को एकजुट करने में, इंडिया ब्लॉक को बनाने में सबसे अहम भूमिका रही थी, और उनको संयोजक का पद भी चाहिए था, लेकिन जब वो संयोजक नहीं बनाए तो उसके बाद वो बीजेपी के पास चले गए, एनडीए में शामिल हो गए फिर से। तो ये जो सवाल आप उठा रही है, सवाल तो पहले भी थे, लेकिन सच तो यही है ना कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी इंडिया ब्लॉक ने, इंडिया अलायंस ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, और उसी का नतीजा है कि 232 तक वो पहुंचे, और आपसी मतभेद भी सामने आए, आपसी मनभेद भी सामने आए। उसके बावजूद भी आपने देखा कि किस तरीके से कई राज्यों में मिलजुल कर चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, और उसका नतीजा ये रहा कि यूपी जैसे बड़े राज्य में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, और उसकी मुख्य वजह अगर रही तो वही रही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, जहां पर देखिए ना कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से 37 सीटें जीतकर देश के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। तो ऐसा नहीं है, हालांकि बीजेपी की ओर से बहुत सारा भ्रम फैलाया गया, बीजेपी की ओर से बार बार ये कहा गया कि भाई ये लोग जो है हाथ तो मिला सकते हैं, ये दल तो मिल सकते हैं, लेकिन इनके दिल कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा अगर कोई इधर उधर थोड़ा बहुत, तो उसके बावजूद भी मिलजुल कर चुनाव लड़ा ना कई राज्यों में, उसका नतीजा भी हम सबके सामने है। राजनीति में दिल मिलाना कहीं ना कहीं मजबूरी है। नीतीश बाबू के साथ मोदी जी का दिल मिलना, अखिलेश बाबू के साथ और राहुल गांधी का दिल मिलना, और ममता बनर्जी के साथ दिल मिलाना बहुत कठिन है। लेकिन राजनीति में तमाम चीजें देखने को मिल रही है, दिल मिलाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, और ये दिखाया जा रहा है कि दिल बिल्कुल मिल चुके हैं। जनता की जानकारी के लिए एक बार फिर से बता देते हैं कि स्पीकर आखिरकार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, वो एक वोट से जो सरकार गिरी थी, जिसका आज भी इतिहास के पन्नों में, जिसका इतिहास के पन्ने में जो चीज दर्ज होगी, और आज भी जब भी सरकार बनाने की बात होती है और सिर्फ एक वोट से गिरने की बात होती है, तो वो बात होती है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की। और वो एक वोट किसका था? वो एक वोट था स्पीकर का। इसलिए स्पीकर का जो पद है, इसके लिए इतनी खींचतान चल रही है, इसके लिए इतनी मांग चल रही है, इसके लिए तमाम जो जद्दोजहद इसलिए हो रही है क्योंकि स्पीकर का फैसला अंतिम फैसला हो जाता है। और जिस तरीके से यहाँ पर गहलोत साहब ने कहा, गहलोत साहब ने कहीं ना कहीं टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को याद दिलाया को। आपको याद है साल 2019 में जब राज्यसभा के आपके 6 सांसद थे, किस तरीके से स्पीकर बीजेपी का होने की वजह से 6 में से 4 सांसदों को उन्होंने अपने पाले में ले आया था। तो बस आप इस चीज के लिए तैयार रहिएगा, अगर आप बीजेपी का आप यहाँ पर अध्यक्ष अगर चुन लेते हैं, तो इस बात के लिए तैयार हो जाएगी कि कल को आपके स्टेट में आपकी पार्टी टूट सकती है। तो अमित, आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? कहीं ना कहीं तमाम चीजों को याद दिलाकर विपक्ष बीजेपी का जो अध्यक्ष है या उनको जो मत मिलने वाला है कल, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये तमाम पुराने मुद्दे याद दिलाकर। नहीं, ये कोशिश तो पहले भी की गई थी, लेकिन उसका असर हुआ क्या? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ भाई। ये बताया गया था, जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि यही कहा गया था। टीडीपी को डराया गया, जेडीयू को डराया गया, और दोनों को ये कहा गया कि स्पीकर पद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई राज्यों का उसमें एग्जाम्पल दिया गया, उसमें बताया गया कि आपने देखा होगा कि झारखंड में क्या हुआ, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, आपने देखा होगा कि गोवा में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, बाकी कर्नाटक में क्या हुआ। कई ऐसे राज्य थे जहां पर आपने देखा कि स्पीकर ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। खासतौर पर अगर हालिया की एक घटनाक्रम हम देखें तो महाराष्ट्र का हम सबके सामने है, तो स्पीकर की जो भूमिका है उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही थी। इसीलिए ये बताने की कोशिश की जा रही है, ये डराने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसका असर कुछ देखने को नहीं मिला। आज भी स्पीकर पद के लिए बीजेपी की ओर से उम्मीदवार है ओम बिरला, ना कि मतलब एनडीए आप बोल सकते हैं, लेकिन है तो बीजेपी की ना वो, भाई बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए, बिल्कुल पहले भी वो स्पीकर रहे, तो चल बीजेपी की रही है। और टीडीपी और जेडीयू के को जो भी समझाने की, बताने की या उनको भड़काने की जो कोशिश की जा रही है,
गठबंधन की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से उसका कोई बहुत ज्यादा असर अभी तक तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन आने वाले समय में क्या कोई असर होगा, या एक सोची समझी रणनीति के तहत टीडीपी और जेडीयू जो है वो इंटैक्ट है एनडीए के साथ, क्या हो सकता है वो सोच रहे हैं कि नहीं अभी बिल्कुल हमें नरम रहना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी हमें बने रहना है, उसके बाद हम फिर कुछ सोचेंगे। तो देखिए ये सब चीजें भविष्य के गर्त में छिपी हुई हैं। इसके लिए तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इस पर कोई हम बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे तो ये एक विवाद का विषय है, लेकिन सच तो यही है कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो एनडीए जो है वो इंटैक्ट दिखाई पड़ता है, एनडीए में किसी तरह की कोई फूट दिखाई नहीं पड़ती है, हर बात पर सहमति बनती, बहुत सारी बातें कही गई, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि तमाम मंत्रालयों को लेकर बात कही गई कि भी कहा गया कि मलाईदार जो मंत्रालय हैं वो सिर्फ बीजेपी के पास ही क्यों रहेंगे, भाई हमें तो 4 से 5 सांसद चाहिए। ये भी कहा गया कि भाई 5 सांसद के ऊपर एक मंत्री आप बनाइए, है ना। बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए, बहुत सारे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी हुई, लेकिन कोई उसका असर हुआ क्या? बिल्कुल असर नहीं हुआ। हुआ वही जो बीजेपी ने चाहा। बीजेपी ने चाहा कि भाई हमें स्पीकर पद चाहिए, तो देखिए स्पीकर पद पर उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। बीजेपी ने कहा कि हमें बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो, चाहे वो कोई और मंत्रालय हो, यानी कि जितने भी बड़े मंत्रालय हैं वो सब उन्होंने अपने पास रखे, आज उनके पास है। आप देख लीजिए टीडीपी और जेडीयू के पास कोई बहुत ज्यादा बड़े मंत्रालय तो नहीं है, उनके जो सांसद है उनके पास छोटे छोटे मंत्रालय उनको दिए गए। तो हुआ वही है जो बीजेपी ने चाहा है, हुआ वही है जो पीएम मोदी ने चाहा है। तो कुल मिलाकर के इंडिया ब्लॉक की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से किसी तरह का कोई बयान दिया जा रहा है, उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है या बरगलाने की कोशिश की जा रही है, तो उसका असर उधर दिखाई तो नहीं पड़ रहा है ना। अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक तो उनका जो प्रयास है वो नाकाम रहा है, अभी तक तो अपने प्रयास में सफल हुए नहीं। ऋषा बिल्कुल, तो अपने प्रयासों में विपक्ष सफल होता नहीं दिखाई दे रहा। दरअसल घटनाक्रम किस तरीके से हुए, किस तरीके से बदले, एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं। बीजेपी की 240 सीटें आई और उसके बाद उसे अपने सहयोगी दलों की जरूरत पड़ी। सहयोगी दलों ने यहाँ पर अपने लिए मंत्री पद मांगा, मंत्री पद भी नहीं दिया, तब भी उसके बाद भी लगातार सहयोगी साथ बने हुए। अब स्पीकर चुनाव को लेकर लगातार जो पिक्चर की बात हो रही थी कि बड़ा ही मजेदार जो घटनाक्रम होगा वो हमको संसद के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कांग्रेस ने कह दिया था कि अगर उनको डिप्टी स्पीकर आप नहीं देते, जो कि इतिहास में आजादी के बाद से हमेशा से ये रवायत रही है कि डिप्टी स्पीकर पद जो है कांग्रेस के पास रहता है, लेकिन बीजेपी ने उससे भी इनकार कर दिया कि भैया आप चाहे जितने भी मजबूत हो जाएं, हम आपको डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देंगे। तो चलिए कल तक की ये स्थिति थी। अब आज ये नई पिक्चर, नई स्थिति जो आई, जिसे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, ओम बिरला जिनका नाम हम सुन रहे थे, कांग्रेस ने अपना नाम, अपना केरला के जो 8 बार के सांसद उनका नाम दे दिया, जिनका जिक्र वो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर कर रहे थे। तो यानी इतिहास में ये भी अब पहली बार होगा जब यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके पहले सर्वसम्मति से ये चुनाव हुआ करता था। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार डिप्टी स्पीकर पद किसको मिलेगा? इसी तमाम चीजों पर हम जिक्र कर रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा? डिप्टी स्पीकर क्या उनको मिलने वाला है? क्या बीजेपी डिप्टी स्पीकर का पद देगी भी कि नहीं देगी? ये भी बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी अपने में से ही दे देगी या घटक जो उनके दल है, जो लगातार मंत्री पद की मांग कर रहे थे, उनको देगी? तमाम बड़े सारे सवाल हैं। तो विपक्ष के उम्मीदवार उतारे तो चुनाव की नौबत का हम जिक्र करते हैं कि आखिरकार फिर चुनाव की नौबत आएगी, तो चुनाव की नौबत आ गई है। तो तमाम चीजें यही तमाम जो है घटनाक्रम है वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। कल का जो दिन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि कौन किसके पक्ष में वोट करेगा, लेकिन जिस तरीके से अमित यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि जो बीजेपी का पलड़ा है वो जरूर यहाँ पर ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। मैं आपसे समझना चाहूंगी अमित, ये जो पूरा इनका 5 साल का जो बीजेपी का कार्यकाल होगा, ये किस तरीके से चलने वाला है? क्योंकि पिछले जो 15 दिन 17 दिन जो भी सरकार के गए हैं, ये बहुत ही मुश्किलों भरे गए हैं। अभी तो चलिए सेटिस्फाइड है, जो घटक दल है उनके बेहद सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह से कोई भी कानाफूसी कुछ भी कैमरे के सामने, मीडिया के सामने नहीं आ रही है। इस चीज को सस्टेन कर पाना, रख पाना अगले 5 सालों के लिए, कॉन्फिडेंटली सरकार चला पाना, क्या ये मुश्किल होने वाला है बीजेपी के लिए? क्योंकि अभी तक फ्री हैंड कहीं ना कहीं वो सरकार चलाती रही है। बिल्कुल, देखिए चैलेंजेस तो आएंगे और इस बात की बानगी तो अभी आपको दिख जाएगी। आप रुक जाइए, कल से हम देखेंगे, कल से आप देखिए, क्योंकि अब तो शपथ, अब तक तो शपथ चल रही थी, सभी जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनको शपथ दिलाई जा रही थी। अब लगभग ओथ जो है वो हो चुकी है सभी की, तो उसके बाद तो मुद्दे उठाए जाएंगे, जिसमें नीट का मुद्दा होगा, जिसमें पैट का मुद्दा होगा, जिसमें CSIR UGC का मुद्दा होगा, किस तरीके से पेपर लीक लगातार हुए, किस तरीके से पेपर कैंसिल करने पड़ रहे हैं, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके से वहां पर टारगेट किलिंग हो रही है,
वहां आप देखिए श्रद्धालुओं से भरी एक बस को उड़ा दिया जाता है, उसमें हमारे 10 भाई बहन जो हैं हिंदू श्रद्धालु वो मारे जाते हैं। तो मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दा तो एग्जिट पोल्स का भी है, जिस पर विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि इस पर जेपीसी की जांच होनी चाहिए, जीपीसी इस पर बैठनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकती हैं कि मुद्दे बहुत सारे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा। हालांकि नई नवेली सरकार है और नई नवेली के सरकार के सामने इतने सारे मुद्दे हैं और इन सब मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा। और सबसे पहले तो आपको यही बताना पड़ेगा कि देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है उसकी जवाबदेही किसकी है। आखिर शिक्षा मंत्री जो हैं वो पहले बयान देते हैं, उसके बाद अपने बयान को वापस ले लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि हाँ चूक हुई है, हम इसकी जांच कराएंगे, गड़बड़ी हुई है, पहले वो इसको मानने से इनकारी कर देते हैं। तो ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सदन के अंदर देना पड़ेगा। जो जिम्मेदार लोग हैं, देश के शिक्षा मंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना पड़ेगा और विपक्षी जो सांसद हैं वो इसका जवाब लेंगे भी। आप देखिए ना कि पिछले अगला जो एक हफ्ता है वो संसद के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आप कह सकती हैं कि वहां पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, वहां पर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा, वहां पर आपको शेर व शायरी भी देखने को मिलेगी, हो सकता है वहां पर आपको वार पलटवार देखने को मिलेगा, वहां आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जुबानी तीर जो है एक दूसरे के ऊपर छोड़े जा रहे हैं। तो ये सब आपको देखना, मतलब आपको क्या हॉर्स ट्रेडिंग भी अमित तो हो सकता है कि आप उसको भूल जाएं, लेकिन आप सदन की कार्रवाई को जरूर देखेंगे क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। बिल्कुल। ओम बिरला अगर अध्यक्ष बन जाते हैं अमित, तो क्या हॉर्स ट्रेडिंग भी देखने को मिलेगी, जिसका जिक्र गहलोत कर रहे थे कि भैया अपनी पार्टी को तोड़ने के लिए, टूटने देने के लिए तैयार रखना। क्योंकि इस बात का मैं जिक्र कर रही थी साल 2019 का, जब 6 जो टीडीपी के सांसद, राज्यसभा के सांसद थे, उनको तोड़कर 4 लोगों को अपने पाले में लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं ये आरोप तो इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले किया है, पार्टी वही है, सब कुछ वही है और इसी चीज के लिए वो जाने जाते हैं। तो क्या हॉर्स ट्रेडिंग भी देखने को मिलेगी इस दौरान? नहीं देखिए वो तो बात की बात है कि ये बात सही है आपकी कि अशोक गहलोत की ओर से बाकायदा ये बात कही गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्पीकर पद इसलिए बीजेपी को नहीं देना चाहिए, टीडीपी और जेडीयू को, क्योंकि बाद में हमने देखा है कि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो स्पीकर की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलता है। जब हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो उसमें जब भी कुछ मामला इधर से उधर होता है तो स्पीकर के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसीलिए कहीं ना कहीं सतर्क कर रहे थे, वो जागरूक कर रहे थे, अवेयर कर रहे थे टीडीपी और जेडीयू को। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका कोई असर हुआ नहीं। लेकिन अब देखिए इंतजार अब इस बात का है कि विधानसभा, माफ कीजिएगा, लोकसभा का अगला स्पीकर होगा कौन। सबसे पहली बात तो ये है, हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये लगभग तय हो चुका है और 99.99% यानी कि फिर भी मैं 1% छोड़ देता हूं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि 99.99% ओम बिरला जो है वो लोकसभा के स्पीकर बनने जा रहे हैं। और इसके बाद मैं विधानसभा इसलिए बोल गया क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी होने कई राज्यों में जहां पर अग्नि परीक्षा होगी। राहुल गांधी के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की मेहनत जो है वो रंग लाई, तभी कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पर पहुंची और ये जो गठबंधन है वो 232 सीटों तक पहुंचा। उसमें राहुल गांधी की भूमिका अहम रही है। तो भाई अब तो कई राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें हरियाणा होगा, झारखंड होगा, महाराष्ट्र होगा, इसके अलावा जम्मू कश्मीर भी सितंबर के महीने में चुनाव प्रस्तावित है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि इन सब की जो तपिश है वो भी हमें सदन के अंदर देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस लबालब भरे हुए हैं कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी। जिस तरीके का मैंडेट इस बार लोकसभा चुनावों के दौरान देखने को मिला है, लबालब भरना तो बनता है। और जिस तरीके से आपने विधानसभा चुनावों का भी जिक्र कर दिया और यहाँ पर वो किस तरीके से उतरेंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी क्योंकि इंडिया गठबंधन ने डेफिनेटली प्रोग्रेस तो किया है, नंबर्स उनके बड़े हैं और जनता ने कहीं ना कहीं उन पे विश्वसनीयता दिखाई है। इसमें बहुत ज्यादा हाथ राहुल गांधी की जो पार्टी है, जो सेकंड सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, 99 नंबर, माफ कीजिएगा भी 98 नंबर हो गए। अभी तो प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, 98 नंबर सबसे ज्यादा नंबर उनके आए हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी है और जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, बेशक 98 है निशा, लेकिन अगर हम आप वायनाड की बात करेंगी तो प्रियंका गांधी वहां से चुनाव हार जाए, इस बात की संभावना बहुत कम लगती है। इसीलिए चलिए 99 की ये टैली 99 की 99 ही रहने वाली है। चलिए ठीक है, टैली को 99 रखते हैं। चलिए टैली को 99 रखते हैं, फिर क्यों कम करना, जब वहां से इतना कॉन्फिडेंस यहाँ पर कांग्रेस को है, हमारे सहयोगी को है और जिस तरीके से जनता कांग्रेस को प्यार दे रही है। मैं किसी का मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूँ निशा, आपको पता है कि हम निष्पक्ष में किसी का स्थितियां ऐसी है, मैं समझ करते हैं, बात विपक्ष की भी करते हैं, लेकिन बात निष्पक्ष होती है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है और ये सच भी है
अगर आप 2019 से और अब तक देखेंगे, 2019 या 2024 का जो चुनाव हुआ है, तो वहां पर इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की बयार है, वहां पर बिल्कुल कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। बिल्कुल सिनेरियो यही कहता है कि वहां से प्रियंका गांधी चुनाव जीत जाएंगी। मोहब्बत बहुत मिल रही है कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को मोहब्बत बहुत मिली। विधानसभा चुनावों के लिए भी इंडिया गठबंधन तैयार है, लेकिन कल भी एक चुनाव होना है, वो चुनाव होना है लोकसभा अध्यक्ष का। उसके लिए इंडिया गठबंधन कितना तैयार है? इंडिया तो विधानसभा लोकसभा सब कुछ देख लेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन इसके लिए कितना तैयार है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। क्या सिर्फ शक्ति प्रदर्शन के लिए उन्होंने कैंडिडेट उतारा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उतारा है कि भाई हम ये एक तरफा मामला नहीं है, या फिर सच में कुछ अलग पिक्चर हमको देखने को मिल जाएगी, लोग धोखा देके इधर से उधर चले जाएंगे, क्या पता कल क्या होगा। वो तमाम राजनीतिक जो है बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं। चलिए आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में केवल इतना है। निष्पक्ष में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।